लो गुब्बारे दिखा दो ऑनलाइन वालों को। ओके, अंडर द प्रोविजन ये लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर निकालें किताब से। इसमें एमसीक्यूज पेज नंबर नहीं है ना, असल में लेटेस्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर निकालें किताब से। बॉल पॉइंट से मुंह निकाल के जल्दी करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी के अंदर आपने ये चीजें बतानी है। नंबर 1, ये बात आपको याद होगी, इसके लिए कोई रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है। A person accounting for income under that income from business on a cash basis shall compute the cost of stock using, बताएं सही है गलत है, भूल गया हुआ है। एक्रूअल वाले ने कौन सी अकाउंटिंग यूज करनी थी? एब्जॉर्प्शन। और कैश वाले ने प्राइम या, मतलब बताने का मकसद ये बात आसान है, सिर्फ याद करवा रहा हूं आपको। कोई एमसीक्यू ऐसे हाई लेवल के नहीं होते कि where particular items of stock are not readily identifiable, a person may account for using FIFO method or weighted average। सही बात है गलत है? ये गलत है। FIFO only या weighted average भी allowed है? A person accounting for income under the income from business on accrual basis shall compute the stock under absorption cost। ओके, ये बात बिल्कुल आसान थी। ये तकरीबन 3-4 न्यूमेरिकल हमने क्लास में किए हुए हैं कि लम सम इंश्योरेंस के पैसे आए हैं 8 लाख, आपने 8 लाख को पकड़ना था और फेयर वैल्यूज पर तकसीम करके दोनों की सेल प्राइस निकाल लेनी थी और उसमें से फिर दोनों कॉस्ट को क्या कर देना था? माइनस। तो इसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। अगला पढ़ें जी। Which of the following income cannot be set off against बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन? बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में कि अगेंस्ट कौन सी इनकम माइनस विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ नहीं की जा सकती अगेंस्ट बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन? अच्छा, इनकम फ्रॉम, क्या रूल क्या पड़ा था, कुछ याद हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉस किस में आया है? नॉन स्पेकुलर। लॉस किस में है? ऊपर अगर ये इनकम आ जाए तो इस लॉस को माइनस करने या नहीं कर सकते सवाल है। तो हमने कहा था रूल नंबर कौन सा है? 2। तो प्रॉपर्टी की इनकम में से बिजनेस के लॉसेस माइनस, लेकिन ये तीनों तो के अगेंस्ट तो माइनस हो सकते हैं ना। सैलरी तो नहीं दी हुई, इधर सैलरी दी होती तो वो भी हो जाता। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप कहेंगे ऐसे ही। अ टैक्स पेयर वाज सेलेक्टेड फॉर ऑडिट बाय कमिश्नर, यानी कि चैप्टर 16 होगा, पता नहीं, पहले मैं पूरी बात पढ़ लेता हूँ फिर देखते हैं चैप्टर 16 या 15। यूजिंग इंटरनल रिस्क पैरामीटर्स कोई होंगे। अपॉन रिक्वेस्ट टैक्स अथॉरिटीज रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि हम बेसिस ऑफ सिलेक्शन नहीं बताएंगे क्यों आपको चुनाएं। साइटिंग ऑपरेशनल सीक्रेसी, मतलब सीक्रेसी हम वजह नहीं बताएंगे। कौन, ओहो, ये तो चैप्टर 16 का सवाल ही नहीं निकला। Which pillar of tax administration is compromised by this refusal? टैक्स वाले हमारे खिलाफ एक एक्शन ले रहे हैं और हमें वजह नहीं बता रहे कि भाई इसकी वजह क्या है। ट्रांसपेरेंसी। Ahmed Mustafa operates flour mill business and also grows wheat on his agricultural land. A portion of wheat is also used as raw material in flour business. याद आ गया? Okay. The wheat is ordinarily sold in the market in its raw form. एक बात याद रखिएगा, जब आप आमों को जूस वाली फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, जब आप गन्ने को चीनी वाली फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, तो अगर गन्ना या आम आमतौर पे बिक रहे हैं तो फिर उनकी फेयर वैल्यू लेंगे, और अगर वो आमतौर पे बाजार में नहीं बिकती चीजें तो फिर उनकी एक्चुअल जो कॉस्ट खर्चे आए हैं वो जमा करेंगे उसमें। तो ये तो आमतौर पे बिक रही बाजार में वीट। तो while computing income and the income from business, which of the following amounts is allowable as deduction? Cost नहीं, market value of the wheat at the time it is used in business। तो आशिक अली इज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिटीजन। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, किसी ऑनलाइन वाले बच्चे ने कहा था। एक दफा एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस हुए थे, टर्म टेस्ट के भी हमने डिस्कस किए हैं। मतलब कहते थे एमसीक्यूज कैसे, मतलब यही इसी तरह है। एमसीक्यूज में क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब वही चीजें जो आपने थ्योरी में पढ़ी होंगी वही एमसीक्यूज के अंदर है। is non-resident Pakistani citizen. During tax year 2016, he derived Pakistan source income of 8 lakh chargeable under the normal regime.
एंड अर्नड फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ $15,000। अब कितनी इनकम्स होगी? 2। नंबर 1, पाकिस्तान सोर्स इनकम नॉर्मल रिजीम भी कमा रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? बताएं, जिस बंदे की बिजनेस इनकम साल की, इसकी बिजनेस इनकम है या वैसे इनकम है? वैसे इनकम है। जिस बंदे की इनकम साल की 6 लाख से ज्यादा, ही इज रिक्वायर्ड टू, तो रिटर्न तो इसने जमा करवानी है। अगला सवाल, क्या वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है? वेल्थ स्टेटमेंट किसने जमा करवानी होती है? हर वो बंदा जिसने रिटर्न जमा, इसलिए इसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। और की प्रोग्राम है भाई और ना करें ना। और तीसरी चीज, फॉरेन इनकम एसेट तब जमा करवानी है जब इसके ये वाले इनकम किससे ज्यादा हो? 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा हो। तो इसने फॉरेन इनकम एसेट भी स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। डन। ये सवाल बहुत आसान था। ये सवाल अगर आता यहां 2 लाख रुपया लिख के, तो सवाल बनता जानदार, तो सवाल बनता जानदार। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं कि इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट और नॉट। मैं वो बाद वाला कॉन्सेप्ट देता हूं। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट। वजह, इसका हल पता है क्या होता है इन चीजों का? इक्का दुक्का एमसीक्यू आया करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाले। इसका हल पता है क्या होता है? इसका हल मैं बताने का मकसद ये होता है कि चीजें आसान है, पासिंग मार्क्स हर बंदा ले सकता है, पासिंग मार्क्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए अगर सही तरह से तैयारी की हुई है। मतलब ये कि टेंशन नहीं लेना छोड़ दें, ये तो फिर अजीब हो जाएगा। इसका हल ये होता है कि जरा ना खोल के देख लिया चैप्टर कि मैं नजर माराता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट किस किस ने जमा करवानी है। एक तो अभी हमने ताज़ा पढ़ा नहीं हुआ, दूसरा ताज़ा पढ़ा भी हो तो नजर मार लेनी चाहिए कि किस किस ने जमा करवानी है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है कमिश्नर, किसी को कह दे नोटिस देके। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने, और एवरी पार्टनर ऑफ एओपी। आप बताएं, क्या ये पार्टनर ऑफ एओपी है? क्या कमिश्नर ने नोटिस भेजा है? क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है? तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड। अब ये थोड़े थोड़े सवाल आते हैं इसमें, तो आप बताएं, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट या ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेल्थ स्टेटमेंट? मैंने आपको पहले क्यों कहा था रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराओ? क्योंकि हमने नॉन रेजिडेंट के लफ्ज पे फोकस नहीं किया था। अगर रेजिडेंट लफ्ज लिखा हुआ फिर तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा चलें, अब मेरा सवाल कुछ और है। रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है उसको छोड़ें, मेरा सवाल है कि इसने 2 लाख कमाया है अगर, तो आप बताएं क्या जवाब होता? क्या ये रिटर्न और फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट दोनों जमा करवाएगा, या इसने 2 लाख कमाया तो सिर्फ फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवाएगा? ये पता है क्यों गलती होती है? आप चीजें खोल के नहीं देखते। मतलब कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। एक मिनट यार, एक मिनट मुझे देख लेने दे। फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट किसने जमा करवानी होती है? फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट उसने जमा करवानी होती है जिसके पास $10,000 से ज्यादा इनकम हो। तो इसकी इनकम कितनी है? $15,000। तो इसने इसलिए क्या जमा करवानी है बोले? मुझे जरा देख लेने दे इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं। इनकम नहीं, इनकम भी 6 लाख से कम है, नॉन प्रॉफिट इदारा भी नहीं है, ये 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 भी नहीं है। हर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसने फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है, अगर अब यहां नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है, फिर इसे नहीं जमा करवानी रिटर्न। लेकिन अगर यहां लिखा होता रेजिडेंट, तो मैं सादा सी बात आपको बताना चाह रहा था। इतने घुमाई फिराई वाले सवाल को 10 नहीं आते पेपर के अंदर। मैं सादा सी बात आपको बताना चाह रहा था कि रिटर्न उसने जमा करवानी होती है जिसने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। उसने तो रिटर्न साथ जमा करवानी ही करवानी है। तो चाहे इसकी इनकम 2 लाख होती, अगर ये रेजिडेंट होता तो भी इसने क्या जमा करवानी थी बोले? ये बात कितनों को समझ आ गई? ठीक है, तो मतलब ये कि प्रोविजन खोल के देख लिया करें, फिर जरा रिवीजन हो जाती है। ऐसे तो फिर शायद मुश्किल ही महसूस होता है। अलमास हैंडीक्राफ्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री sold digitally ordered goods within Pakistan through an online marketplace. हम कॉटेज इंडस्ट्री हैं, हम बेच रहे हैं चीजें डिजिटल ऑनलाइन मार्केटप्लेस से। ऑर्डर्स आर प्लेस्ड डायरेक्ट डिजिटली एंड कस्टमर पेड थ्रू कैश ऑन डिलीवरी। कोरियर विद होल्ड सेल्स टैक्स एट 2%। ओके,
मतलब ये कि रिवाइज किए बगैर आप एमसीक्यूज करने की तो कोई तुक नहीं है, इसके लिए हमें जाके वो है रिवाइज करना पड़ेगा कि कौन सी वाली प्रोविजन है। ये टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपने किताब पे लिखा हुआ है, जिस चीज की हमने डायग्राम्स दी हुई हैं। आप बताएं टीयर 1 रिटेलर है और मैन्युफैक्चरर है बड़े वाला, या कॉटेज इंडस्ट्री है? अगर इस पे 2% सेल्स टैक्स कट गया है तो ये टैक्स क्या होगा? मैंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री वालों ने भी 2% टैक्स इन पे लगता है। आप बताएं कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है? पहले एक दफा देख लें, नजर मार लें। इन्होंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाना, लेकिन जो टैक्स इनका कट गया वो कौन सा टैक्स होगा? आप बताएं कौन सी ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, ओके। The 2% sales tax withheld, final discharge, which is not required to. Now the things are very very simple in MCQs. वही जो हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है वो है। और मैं मजे की बात बताऊं, इसके अलावा कोई जानदार MCQ भी नहीं आया। मतलब 7-8 तो ऐसे ही मुफ्त के अंदर नंबर देने वाले होते हैं। ओके। Himalayan traders are registered wholesaler purchaser electronic goods from Sapphire Electronics, another registered person. परचेज करे, सेल करे, सेलर कौन है जरा बताएं? सफायर। और बायर कौन है? एंड पेज द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सब्सिक्वेंटली द टैक्स अथॉरिटीज डिस्कवर्ड दैट बायर फेल्ड टू डिपॉजिट द सेल्स टैक्स, जैसे जनरल टायर नहीं जमा कराता था। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओनली एससी इज लायबल फॉर अनपेड सेल्स टैक्स एज इट वाज रिस्पांसिबल? Both ST and SC are jointly and severally liable irrespective of ET's knowledge or suspicion. Joint और several liability में हमने एक लाइन पढ़ी थी, if buyer has knowledge or grounds to believe. वो कह रहे हैं इसको नॉलेज नहीं है, कहते हैं नॉलेज हो ना हो ये करना होता है। भाई अगर नॉलेज हो तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी आती है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी याद कीजिएगा, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है, इफ द बायर हैज नॉलेज और सब्सिक्वेंट और पता नहीं ग्राउंड्स टू बिलीव, रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, ईटी में बी हेल्ड जॉइंटली एंड सेवरली लायबल इफ इट इज एप्लेज्ड दैट इट न्यू और हैड रीजनेबल, वो तो लिख दिया उसने, रिवीजन होगी, और सस्पेक्ट्स, बिल्कुल ये बात ठीक है, दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। The burden of proving ET's knowledge or reasonable grounds to suspect of non-payment lies on SC. ये भी वहां लिखा हुआ था कि जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी के केस में किसके ऊपर बर्डन है? बर्डन बायर के ऊपर होता है बताने का, ये बर्डन सेलर के ऊपर होता है, ये बर्डन टैक्स वालों पे होता है? बर्डन टैक्स वालों पे होता है। अब ये सारा ये रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा, ये लिख लें जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी वाला। अच्छा चलो 6-7 नंबर यहाँ से आ गए। बाकी ये न्यूमेरिकल था, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, घर प्रोवाइड किया हुआ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, 1 मंथ। चलो 10 में से 4 नंबर इसमें लगा लेते हैं, 5 कर लें, 5 कर लें, 5 कर लें। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिटर्न कब जमा करवानी है? कंपनी ने, डिसकंटिन्यू बिजनेस वाले ने। 6 में से 3 इधर कर लें, MCQ में से 7 हो गए, 4 कर लें, 7 जमा, जल्दी आप पूरे करा देंगे मुझे लगता है, फिर अगले सवाल छोड़ के आने पड़ेंगे। इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन दे दूंगा। मैंने कहा सोल्यूशन सिर्फ ICAP के उसकी वजह से रोका हुआ है, तो हम देख लेते हैं आपको सोल्यूशन किस फॉर्म में देने हैं। फिलहाल कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर CL फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 30 सितंबर 19। बिल्कुल सही है, 30 सितंबर 19 को जमा करवा दिया आपने। वैसे कंपनीज ने तो दिसंबर तक भी जमा करा दें तो कोई मसला नहीं। 20 मई 25 को असिस्टेंट कमिश्नर इशूड एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। कौन सा सेक्शन है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर? सेक्शन 122। On the grounds of certain expenses had been overclaimed, CL did not challenge the amended assessment order. कमिश्नर अपील के पास नहीं गए और टैक्स भी पे कर दिया। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आगे चलें। अच्छा वैसे पहली अमेंडमेंट टाइम में हुई थी 30 जून 19 के बाद एक साल डालें, 30 जून 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 30 जून 25 से पहले होगी ना, बट टाइम पे हुई है। Subsequent upon receipt of information regarding undisclosed income relating to 2019,
द ACIR issued a further amended assessment order on 26 February 26, creating an additional tax of 10 million. The order along with the notice of demand, मैंने कहा था दो चीजें आपके घर आती हैं, एक तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है और एक आपके घर डिमांड नोटिस आता है. वॉज सर्व्ड ऑन 2 मार्च 2026 रिक्वायरिंग इमीडिएट पेमेंट. आप इमीडिएट पेमेंट कर दें वरना हम कोर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग्स लेंगे. कोर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग हमने इनकम टैक्स में नहीं पढ़ी, वो सेल्स टैक्स में पढ़ी थी, जिसकी आपको समरी दी थी, कोर्सिव रिकवरी प्रोसीडिंग. लेकिन उसका सवाल कोर्सिव का है ही नहीं. उसका सवाल देखें क्या है, discuss the legal validity of both amended assessment orders. पहले वाले पे भी कमेंट करें सही इशू है या नहीं, और दूसरे वाला भी सही इशू हुआ है नहीं. दूसरा पता है कब तक इशू हो सकता है, 30 जून 25 या इसके एंड के 1 साल के अंदर. याद है? तो इसके एंड का 1 साल के अंदर उधर पूरा हो रहा है ना, 30 जून 26 से पहले पहले. तो दोनों ही भाई, ये बातें आप लोगों को पता है कि पहली अमेंडमेंट कब हो सकती है? नहीं 30 जून 19 से आगे नहीं, 30 जून 20 से आगे 5 साल. 30 जून 25 हो गया. जब एक दफा अमेंडमेंट हो गई है तो फर्दर अमेंडमेंट कब हो सकती है? लेटर ऑफ, वही वाले 5 years या 1 साल फर्दर. डन. एडवाइस CL ऑन द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द फर्दर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एंड रिलेटेड रिकवरी प्रोसीडिंग. सबर 2 बातें बतानी है. आप मशवरा दें वो अब क्या कर सकता है. अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर उसके पास आ गया बेचारा, अब क्या कर सकता है? वो नहीं देना चाह रहा टैक्स, वो क्या कर सकता है? हमेशा अधूरा जवाब दिया करें. वो कमिश्नर अपील के पास जा सकता है, और अगर वो चाहता है तो डायरेक्ट भी एप्लेट. पूरी बात बतानी थी ना, लेकिन कोई मसला नहीं. ये सेक्शन 127 के अंदर जब आप पॉइंट 1 जाके पढ़ेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी इंशाल्लाह रिवीजन करते हुए. अभी हमने काफी दिन पहले की पढ़ी हुई थी, इसलिए याद नहीं आ रही थी. 2-3 महीने हो गए हैं पढ़े हुए, इसलिए याद नहीं आ रही थी. क्या भाई ये बात याद आई है बोलने बताने से? मतलब वो तो पास करने के लिए तैयार बैठे, असी भी पास होने वाले हुई है ना. कितने लोगों ने सोचा कि पढ़ना पड़ेगा, लगता है आप 2-4 ने सोच लिया पढ़ना पड़ेगा. गल्ला पढ़न तो बगैर नहीं होनी, पढ़ना है. ओके, एडवाइस. अच्छा, ये तो सारे इंशाल्लाह बता के आ जाएंगे. एंड द रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दिए कमिश्नर ने. आप कैसे बचे रिकवरी प्रोसीडिंग से? स्टे ऑर्डर ले ले. किससे? कमिश्नर अपील से. कितने दिन का? 30 दिन का. लेकिन अगर फिर भी 30 दिन और का ले ले. डन. लेकिन उसमें उसने फैसला भी सुनाना है. भाई कह रहे हैं मैं भी बैठे. हाँ, ये बिल्कुल आई के अपने गलत किया है 2 नंबर का डाल के. ये 2 नंबर का नहीं था, इसमें 5 साल वाली डिस्कस करनी थी और 5 और 1 वाली लेटर डिस्कस करनी थी. और उसने सोल्यूशन में इतना लंबा शॉर्टकट मारा है, मतलब कि लंबा में उसने सोल्यूशन के अंदर इतना ज्यादा शॉर्टकट मारा है कि 1 सेकंड में जवाब देके चला गया. इसके 30 जून 25 को 5 साल पूरे हो रहे हैं, उसका 1 साल पूरा हो रहा है, खत्म. लेकिन हम प्रॉपर लेटर ऑफ और सारा लिख के आते होते हैं, तो ये नंबर इसने बहुत कम रखे हैं. ओके, इसमें 6 में से कितने नंबर आ गए? 3 कर लें. अच्छा, टोटल भी कोई कर रहा हो, कैरी डाउन निकाल लें अभी तक कितना है, जो मैं करवा रहा हूँ. 7 नंबर हो गए आपके अभी तक. टोटल कितने हो गए अभी तक? 14 नंबर. मैं एमसीक्यू में मैंने 6-7 दिलवा दिए थे. 6-7 उधर से हो गए, 6-7 उधर से हो गए, और ये न्यूमेरिकल में 5 लगाए थे अपने 10 में से. अच्छा, और ये 6 में से 3 लगाए थे. जो मैं लगवा रहा हूं अपने अपने ना लाए हो. 14 में 4 लाल लें. अच्छा जी, हाँ, ये मोहतरम आपको मंडे को हमने फ्रेश माइंड के साथ ये सवाल करवाने हैं. छोटी सी हमारी क्लास एक होगी, हम चीज़ें वाइंड अप करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमने आपको करवाना भी है. तो ये सवाल इंशाल्लाह उस दिन आपको हम करवाएंगे. इसमें से आप 4 नंबर लगा लें, 4 नंबर लगा लें. अच्छा जी, गोहर, a citizen of Pakistan, left Pakistan to pursue higher education in USA. During this period, he visited Pakistan only for 30 days. इस दिन से इस दिन तक पाकिस्तान 30 डेज के लिए आया है. बताएं कुछ याद आ रहा है? 4 साल से ये बंदा क्या है? तो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, उससे अगला 1 साल. इसकी कौन सी इनकम माफ हो जाएगी? ये हो गए 4 नंबर. इवेजन और अवॉइडेंस में फर्क.
जीरो नंबर लगाएं, यानी थ्योरी नहीं याद होती आपको, मैं बता, इसमें जीरो लगाएं, नहीं इसमें मेरी मान है, अच्छा एक नंबर लगा लो, इवेजन याद होगा, ठीक है। कितने हो गए 50, 23, अच्छा आप जरा सही से लगवाइएगा आगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेजन और अवॉइडेंस, आसान सवाल था, इवेजन है अवॉइडेंस है, कोई एक पढ़ ले मिसाल। रिटेलर डेलिबरेटली डेफर्स द रिकॉर्डिंग सेल टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनकम टैक्स, जानबूझ के उसने रिकॉर्डिंग करंट ईयर सेल्स की अगले साल कर दी है, जानबूझ के सेल करंट ईयर हुई है, रिकॉर्ड अगले साल कर दिए। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजंस, ये मैं आपको करवाऊंगा, शायद आज करवाऊं, शायद अगले दिन करवाऊं। इसमें एक डेढ़ नंबर तो लिखा है ना, रजिस्टर्ड बंदे पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, अनरजिस्टर्ड पे फर्दर टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये एओपी वाला न्यूमेरिकल था, उसमें एक लगा लो, एक दो नंबर लगा लो। ये एओपी वाला न्यूमेरिकल था, ये आसान थी, एडजस्टमेंट बिजनेस है उसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ज़कात आ रही है, और ये जो था ना रीइंबर्समेंट ऑफ टू याकूत फॉर बिजनेस खर्चे, बिजनेस के खर्चे हुए, किसी पार्टनर ने अपनी जेब से कर दिए और बिजनेस ने उसको दे दिए, तो ये खर्चे बिजनेस के जेन्युइन हैं या कोई मसला इनमें? जेन्युइन है, और ये पार्टनर के हाथों में ऐड भी नहीं करने, मतलब ये नहीं कि सैलरी कमीशन ये घर तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है, बस ये एक चीज। और फीस उसको दी है, फीस तो पार्टनर को अगर दे दें, फीस, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये तो पार्टनर की वो इनकम है अपनी, वो जो डिविजिबल इनकम में डालते होते हैं। अच्छा, इस सवाल में एक मसला था, वो मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा, आई कैप का भी रिप्लाई आने मंगल को, तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। 7 में से लगा लें 6 नंबर्स। ये जी बिजनेस का न्यूमेरिकल है, हमने पता है क्या पढ़ा था, 2 लाख से ऊपर की अगर सेल हो, बोले एक बिल कितने का हो, अगर एक बिल 2 लाख से ऊपर का हो और वो पेमेंट कैश में आए, तो फिर उसका रिलेटेड खर्चा कितना डिसला होता है? 50%। कहते हैं मेरी सारी जो सेल हैं वो 35% सेल तो अल्लाह का शुक्र है वैसे ही कार्ड से हैं, 65% कैश से हैं। जो सेल कैश से हैं वो सारी की सारी सेल्स 1 लाख रुपए तक हैं, उससे ऊपर नहीं है। बताएं अब मेरी कितनी सेल ऐसी हैं जो 2 लाख से ऊपर हैं और मैंने उनको डिसअलाउ करना है? कोई भी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है इस एडजस्टमेंट को बस डैश डाल के इग्नोर करना था। बताएं मेरी सारी की हर सेल, ऑल इनवॉइसेस वर बिलो 1 लाख। कैलकुलेटर पे देखें 1 मिलियन क्या होता है, 1 लाख होता है। 0.1 का क्या मतलब होता है? 0.1 का मतलब होता है कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो क्या आएगा। अब एक बिल भी मेरा 2 लाख से ऊपर नहीं है, तो क्या मैं बिल कैश में रिसीव कर सकता हूं? जी। सिर्फ बिल कौन से वाले कैश में रिसीव नहीं करने होते? जब सेल करूं और बिल 2 लाख से ज्यादा हो। टर्म टेस्ट का बिजनेस वाला न्यूमेरिकल, उसकी डिस्कशन जरूर अटेंड कीजिएगा, सारी परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट्स उसमें डाली नहीं है, सारी परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट्स डाली नहीं है, जरूर अटेंड कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में मसले हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, वेजिटेबल की परचेज है, इंटेंजिबल खरीद लिया है, ब्रांड प्रमोशन के लिए खर्चे किए हैं, टैक्स नहीं काटा, टैक्स ना काटा तो ठीक है, रैंप वगैरह डिसेबल के लिए है, लैंड खरीदी है, फाइनेंशियल चार्जेस है, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन इनकम है, बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्सेप्शन इतने। ये बड़ा मजा का था, बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्सेप्शन इतने, क्या करना था इसका? बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्सेप्शन इतने, भाई इग्नोर नहीं करनी थी, ये नहीं, मतलब दोनों ही फिगर 28 हैं। अकाउंटिंग टैक्सेशन ऐड कर देनी थी और टैक्सेशन लिफाफे में डाल के रख लेनी थी, शॉपर में डाल के रख लेनी थी। और पहले पुराने साल का बिजनेस कितने नंबर 17 में से यहां लगाएं, अब यहां लगाएं, 17 ज्यादा होगी वो, यानी लंबी यहां ठीक है, 12 भाईजन के 18 आ रहे हैं उधर से हाइब्रिड वाल से। अच्छा 9, ये तो सेल्स टैक्स का सवाल है ना, तो सेल्स टैक्स का सवाल है, तो सेल्स टैक्स के सवाल के 13 नहीं, ये तो आपको वो उसमें क्लास में करवाया था, इसमें 10 लगा लें, 10 लगा लेना, इज इक्वल टू 55। शुक्रिया। क्या आज नहीं, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। अच्छा एक बड़ी मजे की चीज बताएं, अगर पेपर में किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करे? उसने टेबल बड़े छोटे छोटे दिए हैं, सीरियल 4, 5, 6 दिया हुआ है, और आपसे सवाल सॉल्व करते हुए सीरियल नंबर 2 का डाटा निकल आया, यानी आपकी इनकम 12 लाख निकल आई। मतलब ऐनी लंबी लंबी आपने गलतियां की,
कि आपकी इनकम 12 लाख निकल आई। अब आप ना टैक्स निकालेंगे, ना टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी assumption लेके यही वाला टेबल ला देंगे, मतलब आगे के नंबर तो लेंगे ना, आगे के नंबर तो लेंगे ना। और दूसरा वाला भी 4, 5, 6 कैपिटल गेन का पूरा आ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटीज के रेट आ रहे हैं। सिक्योरिटीज के बस उसने 12.5% वाला रेट दिया है। डेप्रिसिएशन के रेट आ रहे हैं। रैम्प्स वाला सवाल था इसलिए ये भी रेट आ रहा है। इनिशियल अलाउंस का रेट आ रहा है। इंटरेस्ट इनकम का रेट 20%, 15% दोनों है, लेकिन उसने 20% इसलिए दिया कि सवाल में शायद सिर्फ 20% वाला ही डेटा अवेलेबल था। मिनिमम टैक्स का रेट 1, ये भी याद नहीं करना। और जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई हुई है वो ये रेट पेपर में दिया होता है सेल्स टैक्स का 18%। इस अटेम्प्ट में अंडर ऑल पेमेंट्स मोर ओवर ऑल सेल्स टैक्स का रेट याद करते हैं आज 18% होता है। क्या होता है? 18% होता है। अब हम क्या करें, इतने सालों से दे रहा था, इस साल नहीं दिया, पता नहीं शायद वो समझ लिया, वही वाले बच्चे दोबारा आ रहे हैं। मतलब नए बच्चों को तो रेट देना चाहिए ना। लेकिन इनकम टैक्स के तो अल्लाह का शुक्र है सारे रेट दिए हैं, लेकिन कोई बोंगो की तरह ये भी क्लास के बाद आके पूछते हैं जो टैक्स क्रेडिट में लोअर ऑफ भी मुझे देगा 30% का टैक्स, तू चाचे का पुत्र है, तुझे लोअर ऑफ देगा, तुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डेटें भी देगा साथ। ओके, अब आप हजरात तशरीफ ले आए जरा तसल्ली से चैप्टर नंबर जो हमारा है 15, उसके ऊपर चैप्टर नंबर 15 पे। जी जी, एक मिनट, क्या करें? ये बज ना जाए? नहीं, एक ही है, एक ही है। ओ, ये तो आपके वाला था, लाइन है। अच्छा तो ये किधर आ रही है? ये हैं, ये किधर उड़ गया हमारा? भाई ना करें ना, बस करें। अच्छा जी, आई कैप चाहता है था कि हम आपको पढ़ाएं 135 घंटे। माजरत, हमने उससे बहुत कम पढ़ाया है आपको। ये मल्टीप्लाई करो, लेक्चर कितने हैं? 107 को मल्टीप्लाई करो 1.75 से 187, और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासों के डाल लो 13 घंटे, 200 घंटे। आई कैप एक्सपेक्ट कर रहा था कि 135 घंटे मैक्सिमम भी अगर किसी बच्चे से आपने कुछ निकलवाना है ना तो 135 घंटे उसको पढ़ा दें। वैसे तो आई कैप कहते हैं 110 से भी पास हो सकते हैं बच्चे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एथिक्स एंड ये 15 घंटे के अंदर पहले 3 चैप्टर पढ़ाने थे। वेटेज है इसकी 5 से 10 नंबर, पता चले 5 नंबर का सवाल आया हो। इनकम टैक्स, चार्जेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस, उसमें चैप्टर 14, 15 वगैरह ये सारे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 15, 16 चैप्टर जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस वाले, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का नहीं लेना चैप्टर 15, 16। ये 10 से 15 नंबर का सवाल इसका, इसमें पसंदीदा है चैप्टर 15, 16। अच्छा, इनकम टैक्स, चार्जेबिलिटी सारा 50 से 60 नंबर, और सेल्स टैक्स में 20 से 30 नंबर का सवाल आएगा। कई सालों से 28 से 30 नंबर का आ रहा था, लेकिन इस अटैम्प्ट के अंदर जो है वो इनकम टैक्स में सिर्फ 22-23 नंबर का सवाल आया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो 10 से 15 नंबर हैं ये रिटर्न असेसमेंट अपील के हैं, ये चल रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट, ये तो चैप्टर 15 और 16 में से वो कह रहा है कि 15 नंबर का सवाल आना है, इंशाल्लाह तैयार रहना 10 से 15 नंबर का। अच्छा जी, इसके बाद सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल 17 नंबर का आया है इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी 17 नंबर का आया था, उससे पिछली दफ़ा 15 नंबर का आया है, पेन मंगवाओ उससे, एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल की, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल 17 नंबर का आया है, उससे पिछली दफ़ा 16 नंबर का आया था, उससे पिछली दफ़ा 18 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा 19 नंबर का। पता नहीं इन चीज़ों से आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है।
सैलरी का न्यूमेरिकल 10 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का, 7 नंबर का। वैसे तो कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स मिक्स होके आते हैं, लेकिन अगर इनका सवाल आ जाए अलग से तो वो 11 नंबर का एक दफ़ा आया, एक दफ़ा 13 नंबर का आया, उन्हीं एडजस्टमेंट्स के अंदर आते हैं। सेल्स टैक्स की थ्योरी इस दफ़ा 6 नंबर की आई है, वैसे 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर की आई है। चैप्टर नंबर जो है वो 15 अगर आप लें, ये जो ब्लू के अंदर है ये न्यूमेरिकल्स हैं, और ऊपर इनकी अटैम्प्ट है, पेन मंगवाएं, ऊपर इनकी अटैम्प्ट है, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है, वही तो देखने की जरूरत थी, लेकिन ये लेटेस्ट अटेम्प्ट है। तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर रिटर्न असेसमेंट अपील में से 13 नंबर का सवाल आया है, और उससे पिछली अटेम्प्ट के अंदर जो है वो सवाल आया था 5 नंबर का, उससे पिछली अटेम्प्ट में सवाल आया था 4 नंबर का, 7 नंबर का, और जो है नहीं ये तो न्यूमेरिकल है, ये तो कोई वेल्थ स्टे वो आई होगी, क्या कहते हैं जो बनानी होती है वेल्थ, और ये 10 नंबर का फिर आया हुआ है, फिर 8 नंबर का आया हुआ है, एंड 17 नंबर का भी एक अटेम्प्ट में आया हुआ है थ्योरी का सवाल मार्च 23 में, उसमें वो वेल्थ स्टेटमेंट बनानी होगी। तो बहरहाल दिस ऑल इज़ अनप्रेडिक्टेबल, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इस अटेम्प्ट में पहले 3 चैप्टर्स में से जो है वो 17 नंबर का सवाल आया, 7 नंबर का, पिछली दफ़ा 10 नंबर का आया था पहले 3 में से, उससे तो 7 नंबर का आया था। तो मतलब चैप्टर 2 से सवाल पूछे हुए उसको माशाल्लाह वाह ही अरसा हो गया है। तो मतलब चैप्टर 2 से सवाल आ गए, तो 8 नंबर का तो मज़े हो जाएंगे। तो हाँ, हमारी किस्मत खुल सकती है। बैग दीजिएगा वो उसमें, हाँ। अच्छा, और इसके बाद इन अटेम्प्ट्स को अब दिखाने का क्या फ़ायदा, एक अटेम्प्ट दिखा दिए, ठीक है, सही होंगे, कोई नहीं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस निकालने के 5 नंबर थे, स्पेकुलेशन बिजनेस के 2 नंबर थे, टैक्स लाइबिलिटी निकालने का 1 नंबर था, बिजनेस इनकम निकालने का 1.5 नंबर था, प्रॉपर्टी इनकम निकालने का 1.5 नंबर था, सैलरी जो टैक्सेबल है वो 3.5 नंबर की थी, एग्जेम्प्ट के डैश डालने के भी 1.5 नंबर थे, और सो ऑन। इसी तरह आगे चलें सवालों में। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल, रजिस्टर्ड पर्सन, 3 बंदों का न्यूमेरिकल था, पहले बंदे का न्यूमेरिकल 5 नंबर का, दूसरे का 6.5 का, तीसरे का 4.5 नंबर का न्यूमेरिकल था। वो जो 3 बंदों का न्यूमेरिकल आपको दिया था। बिजनेस इनकम के 8 नंबर थे, प्रॉपर्टी इनकम निकालने के 4 नंबर थे, कैपिटल गेन के 2 नंबर थे, टैक्स लाइबिलिटी के 4 नंबर थे, टैक्स क्रेडिट्स वगैरह और बाकी चीज़ें होंगी, तो इस तरह नंबर थे। नॉन रेजिडेंट का स्टेटस फॉर मोर देन 4 प्रीसीडिंग ईयर वाली लाइन लिखने का 1 नंबर था, रेजिडेंट स्टेटस 2024 में वो रेजिडेंट है ये बताने का अलग 1 नंबर था। इस वजह से 24 की इनकम भी माफ है और 25 की इनकम भी माफ है, इन दोनों के अलग अलग 1 नंबर थे। यानी ये पहले बताना था कि 4 साल वाले का ये रूल है, इस और ये भी बताना था कि 24 में रेजिडेंट बना, इस वजह से 24 की और 25 की इनकम माफ है, ये सारी बातें बताने के अलग अलग मार्क्स हैं। ओके, ये जो है ना सेल्स टैक्स क्रेडिट, ये लफ्ज यूज होते हैं इनपुट के लिए, एक लफ्ज है, वैसे आप आई कैप यूज नहीं करता, सेल्स टैक्स डेबिट लिख लें। सेल्स टैक्स डेबिट किसके लिए लफ्ज यूज होता है, आउटपुट के लिए, और सेल्स टैक्स क्रेडिट किसके लिए लफ्ज यूज होता है, इनपुट के लिए। वैसे एक लफ्ज लिख लें, सेल्स टैक्स क्रेडिट इनपुट होता है और सेल्स टैक्स डेबिट आउटपुट होता है। सेल्स टैक्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स डेबिट। इनिशियल अलाउंस एमोर्टाइजेशन डेप्शन के 4 नंबर थे, व्हीकल का लॉस निकालने के 3 नंबर थे। ये जो हमने आपको सवाल करवाया था ऑटम 25 का, व्हीकल का लॉस निकालने के खाली 3 नंबर थे, अदर एडजस्टमेंट्स के 5.5 नंबर थे, अदर सोर्स के 2 नंबर थे, टैक्स लाइबिलिटी के 1.5 नंबर थे। ओके, एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स। 7वें सवाल में 12% मार्क्स, ऑटम 2024, 7वां सवाल। The examiners did not recognize that NIL return was required to file a they overlooked the failure to file return would lead a penalty। वो जो सेल्स टैक्स का एक सवाल कराया था थ्योरी का, उसके बारे में इसने लिखा हुआ है। अच्छा, बहरहाल the overall performance in this session has slightly declined compared to, अच्छा ठीक है, आगे चलो। Examiner struggled with the fundamental concept and failed to demonstrate a strong knowledge base. For example, in question 2, there was confusion regarding the distinction between wealth statement and wealth reconciliation. In question 3, many examinees were unable to correctly identify heads of income and assets, with several failing to classify a grey parrot। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था कि तूने इधर मेन में डाल दिया। इन क्वेश्चन 5, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वर डिडक्टेड बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, even though this area has been tested many times in previous attempts। कुछ जनरल एग्जामिनर कमेंट्स दो भाई। It was noted that significant number of examiners continue to struggle with the basic taxation concept। Copy paste लगा। For instance, in question 4A, many examiners were unable to correctly compute the total and taxable income। Further, in question 3A, many examiners confused the concept of permanent establishment with date of residential status and provided irrelevant comments।
This highlight that needs for examiners to strengthen their grasp of fundamental principle as a sound understanding of basics is critical for successfully tackling the both computational and theoretical question. It is also suggested the examiner must read the question carefully. Oh guy. For example, in question 7a, many failed to recognize the input tax entitlement of AE was to be addressed. Instead, they focused on input tax entitlement of B. अच्छा, A की मांगी थी, वो B की करके आ गए. 5% मार्क्स, ये तो सवाल आज खोलना ही पड़ेगा हमें. और 13 और 11% मार्क्स, ये सवाल हमें खोलने ही पड़ेंगे आज. चौथा, पांचवा और सातवां ये खोल के देखना पड़ेगा. चौथा सवाल, total income and several errors were found in capital losses. It was on an income from other source could be set off within the gain of sale of jewelry, or instead of discussing foreign business loss, irrelevant comments were made out about speculative and non-speculative. ये कौन सा सवाल लग रहा है आपको? लॉसेस के चैप्टर में से लग रहा है. It was not recognized that although Safdar Malik became a resident in foreign source income and Robert Neal. चैप्टर 13 का ये सवाल है. चैप्टर 13 का क्वेश्चन 5 और अगला कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 7. ये तो इनकम टैक्स का था, थ्योरी का सवाल. चलिए बस ये ढूंढ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 12% वाला. क्वेश्चन नंबर 3, while examiners correctly identified the consequence, they failed to explain the FBR is empowered to issue general order. जनरल ऑर्डर का सवाल आया था, हमने आपको कराया था क्लास में. एंड पे आपको ये फाइल आपको चाहिए तो आपको दे देंगे, मतलब ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं. तो इसमें लॉ में कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं. बहरहाल चलें, तशरीफ ले आए. अब आप चैप्टर नंबर 15 पे, चैप्टर नंबर 15. चौदह, सॉरी वो लॉसेस वाला किधर है? 14. पेज नंबर 1, पेज नंबर 358, पेज नंबर 358. क्वेश्चन नंबर 6. एक अच्छा सवाल आया हुआ प्रॉपर, वो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, पेज 361. डिस्कस थ्योरी के सवाल थोड़े करने हैं. डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द फॉलोइंग हेड्स. क्या एज्यूम करें, पाकिस्तान सोर्स हैं या फॉरेन सोर्स हैं? पाकिस्तान सोर्स हैं. बिजनेस पहला वाला कौन सा होगा और दूसरा बिजनेस कौन सा होगा? स्पेक्यूलेशन. तो मेरे ख्याल से आप लिख आइएगा कि ये वाला लॉस तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सेम हेड में से माइनस होगा, और ये वाला लॉस भी 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सेम हेड में से माइनस होगा. लेकिन वो 2 सवाल पूछ रहे हैं, इनका सेट ऑफ भी बताने और इनका सेट ऑफ भी बताना है और कैरी फॉरवर्ड, ये आप लोगों ने बताना है. अच्छा, स्पेकुलेशन का सेट ऑफ ज्यादा आसान है, वो मैं पहले बताता हूं. द स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस इन करंट ईयर कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड इन द करंट ईयर. बस इसका सेट ऑफ आसान था बताना. इसका सेट ऑफ बी सेक्शन 56 से मिलेगा और इसका सेट ऑफ बी सेक्शन 56 से मिलेगा. मोबाइल यूज ना करें. आप लोगों ने बस ये लिख के आना था कि स्पेकुलेशन बिजनेस इन करंट ईयर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड. तो 56 के 1 की थर्ड लाइन, 56 के 1 की थर्ड लाइन. नेक्स्ट, इसके बाद 56 में बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का बताना था. तो उसमें मेरे ख्याल से ये लिखा था, पर्सन कैन सेट ऑफ लॉस अंडर एनी अदर हेड एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी. लेकिन ये भी लिखा था द एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. तो ये लाइनें मेरे ख्याल से काफी थी. लेकिन एक लाइन ये भी लिख के आते, अगर बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस है और किसी और हेड में लॉस है तो पहले माइनस बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन को ना करें, अदर हेड को करें, क्योंकि इसने तो अगले 6 साल तक. ठीक है माय डियर. चलें 56 का
1 लिख के आना था, फर्स्ट टू लाइंस और 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन। इसके बाद लिख के आना था 56 का 3। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ लिख के आना था सेक्शन 57, और इसमें सेक्शन 57 है ना, हाँ 57 बिजनेस के, और मैं मतलब पूरा नहीं लिख के आना था, ये डेफिशिएंस वगैरह नहीं, कम से कम इतना तो लिखाते कि 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और अर्लीस्ट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ होगा, कम से कम इतना तो लिखना था 57। और उसके जवाब में लिख के आने 58 है ना, सेक्शन 58। अच्छा टेक लगा लें, कोई चीज़ें ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमें आप टाइम दे जरा तसल्ली से बैठ के। ओके आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टर्म फॉरेन लॉस एंड स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉरेन लॉस। ये पूरा सेक्शन था, सेक्शन 103 है, 104 है, 104 पूरा सेक्शन 104 लिख के आना था। अच्छा बिजनेस के बारे में बताने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, वो मैंने आपको अभी बता दिया है, और कैपिटल गेन के बारे में बता के आने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल गेन का सेट ऑफ का किसी को रूल याद हो? द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, और अगले 6 साल तक क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जी सिक्योरिटीज के लेवल से लिख दें, चलें लिख दीजिएगा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेकुलेशन बिजनेस, ये तो बिजनेस के चैप्टर में। डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। ओके उस्मान से कहीं वो ले आए, वो जो नोट्स बना रहे थे यूएसपी के अंदर ले आए। यहाँ हाथ धुंधी है, आपका दिन ही उधर घूम रहा है, हमारा दिन आपका दिन, अब ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे। ओके अब आप हजरात ज़रा बहुत ही ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि हम चैप्टर 15 के थ्योरी के सवाल जो है वो करने लगे हैं, और बहुत ही आसान सवाल हैं, सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह कोई न्यूमेरिकल वगैरह भी आज कर लेते हैं। ओके पेज 422, क्वेश्चन 38 हो गया था, ठीक है। 39 में ये याद करवा दीजिएगा, मैं बाद में करवाऊंगा। 37 का बी रिवर्स ऑर्डर में शुरू करें भाई, आप अटेंशन बस। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। आप मुझे बताएं ये कौन सा सेक्शन है, 120 है, 21 है, 122 है? 122। मुझे बताएं कि पहले आपने पकड़ा करना है सेक्शन कौन सा है। सेक्शन हाईलाइट करने लगा हूं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। उसमें सवाल क्या है? उसमें सवाल है टाइम पीरियड। पहले आपने कमरा ढूंढने, पहले आपने घर ढूंढने, फिर घर के अंदर जाके कमरा ढूंढना है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें ये सेक्शन 122 के अंदर हमने पढ़ा था कि एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years, और पॉइंट 4 में लिखा हुआ था 1 year और
5 ईयर विच एवर इज, ये बात याद आ रही है? अभी तो पास्ट पेपर का जो लेटेस्ट सेम का सवाल दिखाया है, तो एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड, कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर का। आगे चलें, क्वेश्चन 36 का ये पढ़ें। ये कल पढ़ा था, परसों। एश्योरेंस एंड कंपनी हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील टू हाई कोर्ट। अच्छा, ये पुराने लॉ में ना डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आजकल तो कमिश्नर अपील के बाद एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं ना, विच इज स्टिल पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट। रिसेंटली द फर्म हैज अपॉइंटेड अ न्यू एडवाइजर, जिसने कहा है कि एडीआरसी चले जाओ, ये भी हल होता है, अगर आप थक गए हो जा जाके तो एडीआरसी चले जाओ। एडवाइस करें इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से केसेस एलिजिबल हैं फॉर सेटलमेंट थ्रू एडीआरसी मैकेनिज्म, कौन कौन से केसेस एलिजिबल हैं जिनको हम एडीआरसी के अंदर जो है वो लेकर जा सकते हैं। जरा जल्दी से बताएं, हमने कल ही पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था, कौन कौन से केसेस हैं जो एलिजिबल हैं। जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, एन एग्रीड पर्सन विल अप्लाई टू बोर्ड, 50 मिलियन वाले, वेवर ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज, एनी अदर। कितने लोगों को ये बात याद आ गई थी? ये केसेस आप एडीआरसी में लेके जा सकते हैं। वेल डन। आगे चलें, कंपोजिशन ऑफ एडीआरसी कमेटी, इसमें कौन कौन होता था? सीए एफबीआर का बंदा और बला 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 बला, ये किताब से हमने देखा था जाके। ओके, ये भी आसान सवाल हो गया। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। नहीं नहीं, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। नहीं, ये तो बहुत लंबी कहानी है। ये है पेज 380 के ऊपर, पेज 380 के ऊपर 114 का 6, 114 का 6। हाँ, सारे ही लिखे, मतलब थोड़ा तो लिखा है, कोई इक्का दुक्का चीज रहेगी तो ठीक है, खैर है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा अटेंटिव हो जाएं। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आसान सा है वैसे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 23। तो बताएं, सादा सादा ताजा ताजा साल कौन सा खत्म हुआ है? 30 जून, 30 खत्म हुआ है ना, अभी 30 खत्म हुआ है। यकम जुलाई 22 को कुलसूम, जो कि एक बेवा है, उसने एक ऑनलाइन गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है और एम्प्लॉय किए हैं वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू मार्केट आर डाइवर्स रेंज ऑफ गारमेंट्स टू कस्टमर थ्रू आउट पाकिस्तान। शी ऑपरेट्स द बिजनेस फ्रॉम हर रेजिडेंशियल हाउस, वो अपने घर से बिजनेस चलाती है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल, सेल्स फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस वर 6 million and total expenses including her personal expenses were 58 lakh. At the उसके पास 1500 सीसी पर्सनल कार है और 8 लाख उसके पास कैश ऑन हैंड है। बताएं कि उसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं, और ऊपर वाली अमाउंट्स की टैक्स ट्रीटमेंट बताएं कि क्या करनी है कुलसूम के हाथों में। जरा हाथ खड़ा करके पहले बता दें, उसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं। एक बात का मुझे पहले जवाब दें कि उसकी बिजनेस इनकम, भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी की भी इनकम पकड़ा करें तो सबसे पहले इसकी इनकम पकड़ के बताएं कि क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं। जरा हाथ खड़ा करके बताएं, थ्योरी का सवाल है। भाई कह रहे हैं 3 लाख से ज्यादा है इसकी बिजनेस इनकम। एक नई बात, एक इधर ले आओ आप इधर यूएसबी से में डालो, इधर देखें आप लोग, कैमरा इधर ले आओ। हाइब्रिड वाला ऑनलाइन वालों का तो फोकस वैसे ही आउट नहीं होता, वो उधर देख ही नहीं रहे उसको, मुझे देख रहे हैं। अच्छा,
एक बात याद रखिएगा, बिजनेस इनकम वाले ने 3 लाख से 6 लाख पर भी रिटर्न जमा करवानी होती है, और बाकी सब ने रिटर्न जमा करवानी होती है अगर इनकम 6 लाख से, और अगर लॉस आया आपका तो भी आपने रिटर्न जमा करवानी होती है अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये कभी रिटर्न वाला चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, पहले सफे पे ये सारा लिखा हुआ है। तो बोले बिजनेस इनकम वाले ने कब रिटर्न जमा करवानी है? जब इनकम 3 लाख से 6 लाख हो तब भी जमा करनी, 6 लाख से ज्यादा में तो करवानी ही। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे, इसने इनकम दी है 6 मिलियन, इसने सेल कितनी दी है? 6 मिलियन, और खर्चे 58 लाख। और एक बात है जो आप लोगों ने सबने पकड़ ली है, वो बताएं क्या है? इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं। अब एक फिक्रा बनवाएं जो पेपर में आप लिख के आएंगे, हाथ खड़ा करके इंग्लिश में फिक्रा बताएं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि इसने रिटर्न जमा करवानी है या नहीं। जी आप बोलें। हाँ, आफ्टर इग्नोरिंग द पर्सनल एक्सपेंसेस या आफ्टर एडिंग बैक पर्सनल एक्सपेंसेस इन 2 लाख या आफ्टर इग्नोरिंग पर्सनल एक्सपेंसेस इन 58 लाख। न्यूमेरिकल सेल से भी चलता है, प्रॉफिट से भी चलता है, यहां तक पहुंचते हुए कुछ घर के खर्चे भी पड़े हुए हैं। जब 2 लाख में वो ऐड होंगे तो ऑब्वियसली तकरीबन बहुत चांस है कि उसकी इनकम 3 लाख से। आप बताएं फिक्रा क्या बनेगा? आप बताएं फिक्रा क्या बनेगा, जरा लिखें फिक्रा। इफ हर बिजनेस इनकम, चाय का कह दो, इफ हर बिजनेस इनकम, इफ हर बिजनेस इनकम, और टाइम लग जाता है बहुत सर्विंग में इन चीजों में। इफ हर बिजनेस इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस is greater than 3 lakh, then she is required to furnish a return of income. Then she is required to furnish a return of income. इधर देखें जरा, एक बात बड़ी मजे की सुने, उसने अपनी फिर रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। इधर देखें, इधर देखें भाई, हमने तो कहा था कि अगर विडो के पास 1300 सीसी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो ये बेशक रिटर्न जमा ना करवाए। अभी आप कह रहे हैं इसने रिटर्न जमा करवानी है, ये क्या बात हुई? अच्छा, 6 लाख से ज्यादा अगर इनकम है या 3 लाख से ज्यादा इनकम है फिर इसको रिलैक्सेशन नहीं है। ये रिलैक्सेशन कब है? जब अगर विडो के रिटर्न जमा करवाने की सिर्फ ये रीजन होती, यानी कि अगर वो बिजनेस गारमेंट्स का ना कर रही होती या इनकम 50-60 हजार होती गारमेंट्स के बिजनेस से, फिर तो हम कह देते तो रिटर्न जमा ना करवा। लेकिन अब ये बात सोल्यूशन में कैसे लिख के आएंगे, ये बात भी जिक्र करनी है, हाथ खड़ा करके बताएं। अब ये बात भी सोल्यूशन में लिखा है ना कि वैसे तो विडोज को रिलैक्सेशन होती है रिटर्न जमा करवाने की, लेकिन अब हाथ खड़ा करके बताएं इंग्लिश में क्या लिख के आएंगे? जी, और आपने बिल्कुल बात सही शुरू की है, शुरू। और कोई हाथ खड़ा करे, इधर से कोई हाथ खड़ा करे जल्दी। नहीं जी बताएं। फिर ये बात क्या मतलब, अंग्रेजी में पेपर होने ना। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी। सवाल ये है कि हमने एक जगह पढ़ा था, विडो अगर इन 4 वजह से रिटर्न जमा करवाने आ रही है तो बेशक ना आए। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि उसकी 1300 सीसी गाड़ी है तो बेशक वो ना आए, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने क्यों कह दिया वो आए? इस बात को लिख के आए, जो इधर वाली बात है इसको भी तो नेगेट करें ना। हाँ भाई बोलें आप। सर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बेटा पेपर, हाँ ठीक, इंग्लिश। सर इन नॉर्मल सिचुएशन a widow owning some personal assets like owning a immovable property or a flat
or vehicle, etc. In this situation, she don't have to return her file, but for her income is भाई वो कम से कम जवाब तो दे रहे हैं ना, आप लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे। अब आप मेरा भी जवाब सुने, लिखें although a widow who is solely although a widow who is solely owning a car above 1000 cc solely का लफ्ज से काटें, also solely का लफ्ज काट दें, also a widow who is solely का लफ्ज काट देना बस, although a widow who is owning a car above 1000 cc is not required to file a return, but she will file it as बता ऊपर वाली बता दें, as her business income is greater than 3 लाख। इस वजह से छूट तो है, लेकिन दूसरी वजह से तो फंस जाएगी ना। और हमने एक और भी मिसाल की थी, मिसाल के तौर पे अगर ये सीए होती तब भी इसको रिटर्न जमा करवानी पड़ती, तो ये इनसे 4 वजह से छूट होती है ना, वरना तो इसको छूट अवेलेबल नहीं है। अगर इसके पास फॉरेन इनकम और एसेट्स होते, अगर इसके पास फॉरेन इनकम और एसेट्स होते, तो फिर भी इसने क्या जमा करवानी होती, रिटर्न जमा करवानी होती। इज इट सो? ओके, अब लिख के आए आगे उसने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी बता के आए कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव लिखें। इफ आर इनकम आफ्टर एडिंग बैक पर्सनल एक्सपेंसेस, if our business income after adding back personal expenses after छोड़ो, मैं जो लिखवा रहा हूं, if our income after adding back personal expenses exceeds rupees 6 lakh, ना बेटा, अब दूसरा सवाल है। अब सवाल ये कि टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है इसकी, इन पैसों की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न जमा करवानी है, यार दीवाने हैं उत्तर। वो भी एग्जामिनर कमेंट्स क्यों पढ़ाए हैं कि बच्चे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़े, उनको बस ये पता होता है मार्च 2023 में आया था इतने नंबर का। हद हुंदी है सवाल की रिक्वायर, ये एंड चाचा जी के लिए है, एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव अमाउंट। अबाउट टैक्स ट्रीटमेंट बताएं। इफ हर बिजनेस इनकम आफ्टर एडिंग बैक exceeds rupees 6 lakh, then she is required to file return और रिटर्न फाइल हो चुकी है, हाँ, then she is required to pay tax as per applicable rate। चलें जी, आखिर में उसने लिखा हुआ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी भी निकालें कैलकुलेटर। अच्छा, नॉट रिक्वायर्ड। यार मुझे आएगा, मैंने सही मजे लगाए हैं बच्चों के। ओके, 34 नॉर्मल असेसमेंट में फर्क बताएं और बेस्ट जजमेंट के अंदर फर्क बताएं। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय सोल प्रोप्राइटर ऑन डिसकंटिन्यू। ये तो सवाल करा दिया हुआ है आप लोगों को पहले का। ओके, अच्छा भाई, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब टेक लगा लें और तसल्ली से सवाल को कीजिएगा। पहले आपको एक जनरल बात बता दूं कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पहली दफा कब होती है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पहली दफा कब होती है? बोले जो हमारा ईयर एंड है उसकी जब रिटर्न जमा करवाएंगे उसके आखिरी दिन के बाद 5 साल के अंदर अंदर हो सकती है चाचू फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या हो सकती है? फर्स्ट अमेंडमेंट। That's great. Okay.
रियासत लिमिटेड इज अ बनाना कंपनी। बनाना कंपनी से क्या मुराद है? मेन्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 RL is considering to change its from normal to ending on 31 दिसंबर। जरा रुक जाएं और मुझे बताएं इसका जो ईयर एंड है वो किस वक्त होगा? 1 जुलाई 22 को इसने सोचा है कि अब से 31 दिसंबर। 1 जुलाई 22 को इसने सोचा है कि अब से 31 दिसंबर। तो फिर 1 जुलाई 22 के बाद जरा मुझे बताएं ना कौन सा 31 दिसंबर आएगा? इधर अटेंटिव हो ना, इनको इधर अटेंटिव हो, साल बोले 31 दिसंबर 22। 1 जुलाई 22 के बाद आएगा 22, क्योंकि मैंने 1 जुलाई को सोचा ना मेरा ईयर एंड चेंज हो। अच्छा, इसके बाद मेरा फिर स्पेशल ईयर कब से कब तक होगा? 1 जनवरी 22 से, हाँ क्या 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23। एवं ही पूछ रहा हूं, इससे पिछला साल कौन सा था ट्रांजिशनल? वो तो ये था ना, ये स्पेशल हो गया, ये इससे पिछला कौन सा था? 30 जून। 1 जुलाई, चलें ये जरा 3 लिखें, ये 3 साल लिखें। मीनवाइल आई कैन टेक अ सिप। पुत्र वो तो कुछ करेंगे जो मंडे को आएंगे, ऐसे तो नहीं ना। मंडे को अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। एक नॉर्मल है, एक ट्रांजिशनल है और एक स्पेशल है। अच्छा, सबसे ज्यादा सवाल मैंने आपको बताया अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में से आता है, सेक्शन 122 में से। तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है उसके अंदर क्या रूल है, इस रेंड में आ गया है। पिछली दफा वालों को कहा था अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में से आएगा। अच्छा, तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट में से जो सवाल आता है, तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब तक करनी होती है? जो साल का एंड है उसके बाद जब रिटर्न जमा करवाई उस दिन से आगे 5 साल के अंदर। ओ, ये तो कंपनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर 30 जून 22। ठीक है, 30 जून 22 की रिटर्न कब जमा करवानी है? भाई इधर अटेंटिव होना प्लीज, चेहरा इधर रखे ना। आपने ट्रांजिशनल की रिटर्न कब जमा करवानी है और आपने फर्स्ट स्पेशल की रिटर्न कब जमा करवानी है। अब कंपनीज के लिए ना रूल सुने, मैं जाके खोल के दिखा नहीं रहा, कंपनीज ने 30 सितंबर को नहीं जमा करानी होती, मैं बताता हूं। अब रिवाइज कर लें, अगर कंपनी का ईयर एंड है जुलाई से लेके दिसंबर तक तो इसने 30 सितंबर को आने। अगर कंपनी का ईयर एंड है जनवरी से जून तक तो इन्होंने दिसंबर में आना है, इन्होंने। और मैंने कहा था आसान तरीका इसका ये होगा कि हमारे साल के बाद जो 30 जून आ रहा होगा ना उससे आगे जम मारनी है आपने। अब ये तो आसान है, जनवरी से जून वालों ने कब आने, ये हाईलाइट करें, जनवरी से जून वालों ने कब आने? दिसंबर में। तो आप बताएं रिटर्न जमा करवाने की तारीख 31 दिसंबर 22, यही है? बोलें बार बार, जनवरी से जून वालों ने दिसंबर में आने, बोलें बोलें। और जुलाई से दिसंबर वालों ने, बार बार बोलें, कब आने? जनवरी से जून वालों ने दिसंबर में आने और जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर में आने। अच्छा, आप जरा तसल्ली से बात सुनिएगा। सितंबर का तरीका यह है कि पहले आप 31/12/22 के बाद देखें जून कौन सा आ रहा है। 30 जून उसको ब्रिज के तौर पे यूज करें। 30 जून 23 आ रहा है इसके, हाँ 30 जून 23 के बाद सितंबर बताएं कौन सा आ रहा है? 30 सितंबर 2023।
23। ये रिवीजन बहुत पुरानी है, रिटर्न जमा करवाना बहुत पहले सीखा हुआ था। दिसंबर वालों ने कब आना है पहले ये बताएं? सितंबर में। तो इसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है? 24, उसका सितंबर कब आएगा? डन। ये आप लोगों ने जाके रिवाइज करना है सेक्शन 119। ये आपको याद है नहीं है, मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा आज का कंसर्न है फर्स्ट अमेंडमेंट 3 सालों की कब तक हो सकती है? फर्स्ट अमेंडमेंट, मेरा सवाल है फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? ओ भाई ये ना देखें, ये रिटर्न अब जमा कराने की तारीख है। रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुई है? रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुई है? 30 जून 23 में। 5 years from the end of the in which assumed order is issued। ये assumed order issued की डेट है, ये रिटर्न की डेट नहीं है, ये assumed order issued की डेट है। लिखें assumed order issued, सेक्शन 120 वाला। बोले an assessment can be amended within 5 years from the end of the financial year in which assumed order is issued। इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा? 30 जून 23। 30 जून 23 से आगे 5 साल गिने। आगे चलें। इसके बाद कौन सा 30 जून आएगा? असल में ना इस डेट से नहीं गिनना होता, इसके फाइनेंशियल ईयर एंड से गिनना होता है। ये जो 30/9/23 है किस फाइनेंशियल ईयर में एंड होगा? ये सेक्शन 122 का सिर्फ 2 टेस्ट किया उसने जी। बोले 30 जून 29। ऊपर सेक्शंस मैंने लिख दिए हैं जो उसने टेस्ट किए हैं। सेक्शन 119 टेस्ट किया है और 122 का 2। इसमें देखो वर्किंग तो कोई नहीं करनी, इसमें तो उसने नहीं, इसमें इसने पहला सवाल है आइडेंटिफाई द डेट। आइडेंटिफाई द डेट में फिर वर्किंग नहीं होंगी, फिर वो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। आइडेंटिफाई द डेट। और दूसरे में एज्यूम डेट, नॉर्मल से स्पेशल पे चले गए हैं। आइडेंटिफाई द डेट, ये कमेंट भी करने, आइडेंटिफाई द डेट जब असेसमेंट हो सकती है। ओहो, इसकी तो मांगी नहीं थी उसने, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। उसने तो इसकी और इसकी मांगी है, सिर्फ नॉट रिक्वायर्ड। हमने तो बस सारी कर दी, चलें खैर है। ओके, टाइम हो गया, हाँ दुनिया टाइम हो गया। आज छोड़ दिया तुझे 5:15 तक, तो जो है वो अपना नाम बदल नहीं। मेरा नाम क्यों? मेरा नाम बदलने। अच्छा समोसे मंगवा लेते हैं, समोसे यार, उसको कहो उस्मान को समोसों को। लेकिन मतलब अगर समोसे में चटनी करनी है तो मगरे तक बैठ जाते हैं। मतलब आप इधर से बढ़ाते रहे, हम भी बढ़ाते रहे। बिरयानी कर लें ईशा तक यार, हाथ में दिए छोटी छोटी चीजों का। पॉज करो, ब्रेक ले लें, 5 मिनट की ले लें ब्रेक। मतलब अब क्या इसमें आप